हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज हम लोग कॉलम पे वीडियो देखने वाले हेलिकल रिइंफोर्समेंट पे। ठीक है, कॉलम की हमने स्क्वायर कॉलम की, रेक्टेंगुलर कॉलम की और सर्कुलर कॉलम के लिए वीडियोस देखी थी, मतलब न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। आज हम लोग हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए कॉलम डिज़ाइन देखने वाले। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4 मीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 800 किलो न्यूटन। इफेक्टिव लेंथ आपको दे रखी है, ऑलरेडी लोड दे रखा है। डिज़ाइन अ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। आपको सर्कुलर कॉलम डिज़ाइन करना है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ओके, तो गिवन क्या है? इफेक्टिव लेंथ आपको दी है 4 मीटर। स्टेप नंबर 1 है हमारी, हमेशा गिवन डाटा लिख लेना है, लोड लिख लेना है। अज्यूम M20 और FE415, आप M25 भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ कॉलम है 400 mm। ओके, ये भी मैंने अज्यूम कर लिया है कि जो डाया है नहीं दिया है, उसने बोला है सर्कुलर कॉलम हेलिकल रिइंफोर्समेंट से लेना है, तो M20 FE415 और डाया कॉलम का मैंने अज्यूम कर लिया है। अब स्लेंडरनेस का जो चेक है वो पेज नंबर 41 पे है। मैंने पहले भी बताया था कि हमको एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लैटरल लेंथ यानी उसकी डायमीटर देखनी है, जो कि 12 से लेस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 41 पर ये दिया है कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में, तो यहाँ पर ये 25.1.2 इस क्लॉज में उसने बोला है। ओके, तो एल इफेक्टिव आपकी है 4000, है ना, और लीस्ट लैटरल लेंथ आपने अज्यूम कर लिया 400, तो 4000 अपॉन 400 10 आया, विच इज़ लेस देन 12। हैंस हम इसको शॉर्ट कॉलम की तरह डिज़ाइन करेंगे। अब मिनिमम एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए पेज नंबर 42 पे दिया है क्राइटेरिया। तो ये मैंने आपको बताया था जब कॉलम की जो फर्स्ट वीडियो मैंने करी थी, उसमें उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए पेज नंबर 42 पर ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी का क्लॉज दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि एसेंट्रिसिटी हमको कैसे लेनी है? L अपॉन 500 प्लस D अपॉन 30, और मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? 20। ठीक है, तो L अपॉन 500 यानी L कितना है आपका 4000 और D कितना है 400, तो 500 और इसके नीचे 30 चाहिए। तो और मिनिमम एसेंट्रिसिटी 20 से कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद? 21.33 आ रही है जब हमने इसको सॉल्व किया। तो एक और क्लॉज है पेज नंबर 71 पे हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए जो दिया है। तो वो क्लॉज क्या कहता है? एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 71 पर एक क्लॉज और दिया है। तो वो क्लॉज क्या बोलता है फ्रेंड्स कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सभी को, द मेंबर शैल be designed by considering the assumption given in 39.1 and the minimum eccentricity. When minimum eccentricity as 25.4 does not exceed 0.5 times the lateral dimension, the members may be designed by the following equation. मतलब क्या कि या तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए या फिर E मिनिमम अपॉन D की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 0.05 से। ठीक है, तो अब ये भी कंडीशन जो है हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हैंस इट मे नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअली लोडेड बट फॉर डिज़ाइन पर्पस हम अज्यूम कर लेंगे कि एक्चुअली लोडेड कॉलम है। ओके, मतलब क्या कि क्राइटेरिया में बैठ नहीं रही है, तो ये एक्चुअली लोडेड कॉलम की तरह नहीं माना जाएगा, लेकिन हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये एक एक्चुअली लोडेड कॉलम है। ओके, तो अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना है कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करें, अब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जैसे मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए वीडियो के अलॉन्ग, तो इसको देख के आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखिए। और अगर कभी आपको ऐसा आ जाता है तो आप एक लाइन ऐसे ही लिख दीजिएगा कि हैंस इट मे बी नॉट डिज़ाइन बाय दिस बट वी कैन अज्यूम इट एज सच। फॉर एग्जांपल जैसे सिंगली सपोर्टेड है, सिंगल रेनफोर्स सेक्शन है, डबली रेनफोर्स सेक्शन है, या फिर सिंपली सपोर्टेड कॉलम है, स्लैब है, बीम है, जो भी है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है और इतना टाइम नहीं है करने के लिए, तो आप इस तरीके से एक लाइन लिखकर उसको आपको जिस मेथड से आता है आप उसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 क्या है हमारी? डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड हम कैसे निकालते हैं? एक्सियल लोड इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये दिया है आपको, ये निकल गया। ASC और AC हम लेते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में।
कि p% ऑफ AG लेते, मतलब हम ASC अज्यूम कर लेते 1% ऑफ ग्रॉस एरिया एंड AC हम अज्यूम कर लेते 99% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा 0.99 PAG, 0.01 PAG। अब यहाँ पे हमने P क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि AG की वैल्यू निकालनी, P की वैल्यू हमको निकालनी है। हर क्वेश्चन में क्या होता है, हम AG की वैल्यू निकालते यानी ग्रॉस एरिया निकालते हैं ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम P की वैल्यू निकालेंगे यानी % निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्राइटेरिया जो है हमारा पेज नंबर 48 पे कि 0.6 से 8% ऑफ ग्रॉस एरिया होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया में हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला दिया है आपको पेज नंबर 71 पे, तो अब इसमें भी एक चेंज है। जब भी आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 71 पे, कंप्रेशन मेंबर्स विद हेलिकल रिइंफोर्समेंट। तो इसमें उसने क्या बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रिइंफोर्समेंट सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 39.4.1, मतलब ये वाला। तो उसमें क्या होना चाहिए, शैल बी टेकन एज 1.5 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ सिमिलर मेंबर विद लैटरल टाइज। मतलब क्या कि आपका ये जो फॉर्मूला है ऊपर बॉक्स करके लिखा हुआ, इसमें आप 1.5 का मल्टीप्लाई कर 1.05 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने वही किया है और यहाँ पे हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू IS 456 पेज नंबर 71 39.4। ठीक है, अब PU की वैल्यू आपके पास है, ये PU की वैल्यू तो ये आप यहाँ पे रख दोगे, दिख रही है सभी को 1200 किलो न्यूटन है। तो न्यूटन में क्या हो जाएगी 10⁻3। 0.4 FC के है 20, AC की वैल्यू क्या रखोगे 0.99 PAG प्लस 0.67 FI की वैल्यू 415, ASC की वैल्यू 0.01 PAG और ये इंटू 1.05। ओके, तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया। ओके, अब एक और चीज़ हमने AG भी निकाल ली। ग्रॉस एरिया हमने कैसे निकाल लिया, यानी टोटल एरिया। तो वो कैसे निकाला हमने, हमारे पास D थी, है ना। ये देखिए फर्स्ट इसमें हमने डाया अज्यूम कर लिया था 400 mm, तो यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ AG यानी ग्रॉस एरिया π/4 इंटू D का स्क्वायर यानी क्या 400 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया AG। तो बस वही वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे रख दी AG की जगह पे, है ना। यहाँ पे भी AG की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी। तो अब देखिए सारी नोन टर्म्स है, बस ये P और ये P ये अननोन है ना। तो ये P की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम इक्वेशन सॉल्व करके, यस निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मुझे P की वैल्यू मिली 0.89। मतलब क्या कि 0.8 से ज़्यादा होनी चाहिए और 0.6 से कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। विच क्राइटेरिया, जो पेज नंबर 48 पे दिया है राइट हैंड साइड में, उसमें A वाला पॉइंट। ओके, देखिए पेज नंबर 48 पे ये A वाला पॉइंट। ओके, पेज नंबर 48 ये वाला पॉइंट। तो अब P की वैल्यू निकल गई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मतलब ये ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 आपकी क्या है, ASC निकालना है, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो 0.01 P इंटू AG, तो P की वैल्यू क्या है 0.89 और AG की वैल्यू भी आपको पता है, तो ASC निकल गया यहाँ से, है ना। अब नंबर ऑफ बार्स, तो वो कैसे निकलते, ASC अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, हर बार अपन स्पेसिंग निकालते हैं, अपन नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे पहले। तो 3.56 आया, नियरली इक्वल टू 4 बार्स ले लिया है मैंने। ठीक है, और हम डाया अज्यूम कर लिया बार का 20 mm, हैंड्स प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 20 mm पाइप। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ बार्स कितने होने चाहिए, 6 बार्स होने चाहिए मिनिमम। ये क्राइटेरिया भी उसने दिया है हेलिकल रिइंफोर्समेंट वाले में। कहाँ पर, पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 पर जो हेलिकल रिइंफोर्समेंट वाला क्लॉज है, देखिए यहाँ पर इसमें उसने दिया है कि जो मिनिमम बार्स अपन यूज़ करेंगे तो 6 बार्स होने चाहिए मिनिमम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डाया हम कम कर देंगे। अगर हम डायामीटर कम कर दें तो नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने 16 mm का डाया ले लिया, पहले हमने 20 mm का डाया ले लिया था। ये देखिए यहाँ पे 20 mm का डाया लिया था तो कितने बार्स आए, मुझे 4 बार्स मिले। तो मैंने 16 mm का डाया ले लिया तो मुझे कितने बार्स मिल गए, 5.56 विच इज़ इक्वल टू 6 बार्स।
ठीक है। तो अब कैलकुलेशन ऑफ हेलिकल रेइंफोर्समेंट, तो हेलिकल रेइंफोर्समेंट के लिए भी कैलकुलेशन जो है आपको कहाँ पे दिया है, पेज नंबर 49 पे दिया है, ठीक है, पेज नंबर 49। हेलिकल रेइंफोर्समेंट के बारे में सब कुछ दिया है। तो पहले तो डायमीटर ऑफ कोर, अच्छा तो अब कोर क्या होता है, तो ये जो अंदर का पोर्शन दिख रहा है आपको डायग्राम में, दिस इज नोन एज कोर। तो अंदर का डाया कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका टोटल डाया कितना है, डाया है ना, बीच से लेते हैं अपन, या फिर ऐसा अगर ले तो ये तो कॉर्ड हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये डाया कितना है टोटल 400 mm, दिख रहा है क्या सभी को, 400 mm है ना। लेकिन मुझे कोर का डाया चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये इधर से 50 और इधर से 50 माइनस कर दूँगी। ये 50-50 क्या है, तो ये आपने कवर ले रखा था, ओके। तो 400 माइनस 2 इंटू 50, तो ये आ गया 300 mm अंदर का एरिया यानी कोर का एरिया। ये टोटल है 400 और अंदर का मुझे चाहिए सिर्फ, तो मैं इतना माइनस कर दूँगी, ओके। अब एरिया ऑफ कोर, तो π/4 इंटू 300 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, जो हमने बार्स प्रोवाइड किए हैं, दिख रहा है ये डायग्राम में सभी को, 6 बार्स हमने लिए, तो ये 6 बार्स का एरिया भी हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ कोर के लिए। क्योंकि देखो एरिया मतलब क्या कि ये वाला पोर्शन, और बाकी के पोर्शन में तो बार्स आ गए, तो ये जो बार्स लगाए हमने इसका एरिया माइनस कर दो। तो 6 नंबर ऑफ बार्स है इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 16 mm का बार लिया है ना, यहाँ पे अभी हमने 16 mm का बार लिया था। तो एरिया हमको कितना मिल गया कोर का, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया। वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच हाइट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई पिच। अब ये पिच क्या है, तो ये है आपकी स्पेसिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी है अच्छे से, 4 चीज़ें। वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे मिलेगा, एरिया इनटू स्पेसिंग, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। सपोज लेंथ ऑफ 1 स्पाइरल ऑफ 8 mm 5। अब आपने एक स्पाइरल मान लिया कितना 8 mm का है, तो लेंथ कैसे निकलेगी उसकी, पाई इंटू डी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी 300 माइनस 8। ये जो 8 mm का आपने लिया है ना डाया, 8 mm लिया है 1 स्पाइरल के लिए, तो जो आपकी कोर की डायमीटर है, कोर की डायमीटर है 300 mm, दिख रही है सभी को, डायमीटर ऑफ कोर 300 mm। तो इस 300 में से ये 8 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 292 पाई। ये आ गई एक स्पाइरल की लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो सरकमफेरेंस, ठीक है। लेंथ मतलब क्या, इसको आप नाम दे दो सरकमफेरेंस, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा। सरकमफेरेंस क्या होती है, जब हम निकालते तो 2πr होती है, और अगर हमको डी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होती है πd। तो यहाँ पे डी कौन सा लिया है उसने, इफेक्टिव वाला, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगी, या फिर थिकनेस ऑफ डायमीटर, तो 300 माइनस 8, ये 292 पाई, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ 1 स्पाइरल, जब वॉल्यूम हमको निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 स्पाइरल इंटू इट्स लेंथ, लेंथ यानी क्या सरकमफेरेंस, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस, तो ये आएगा mm³ में, ठीक है। ये क्या आ गया उसका वॉल्यूम, ओके, mm³ में आ जाएगा वॉल्यूम। ये एरिया है और ये सरकमफेरेंस आपने अभी निकाली, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 9। अब इसके आगे क्या है कि ये वॉल्यूम तो मिल गया हमको, स्पेसिंग निकालने की रही थी हमारी, है ना। तो यहाँ से पेज नंबर 71 पे आपको एक फॉर्मूला दिया है हेलिकल रेइंफोर्समेंट के लिए। देखिए पेज नंबर 71 पे दिख रहा है सभी को ये, तो यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेइंफोर्समेंट यानी कि VUS अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.36 AG अपॉन AC माइनस 1 FCK अपॉन FY, AG अपॉन AC माइनस 1 मल्टीप्लाई FCK अपॉन FY, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगी, स्पेसिंग, ठीक है। तो VUS की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की वैल्यू,
ठीक है। VC की वैल्यू भी हमने निकाली थी 6947 मल्टीप्लाई बाय S, तो ये दोनों वैल्यूज़ पुटअप कर दी हमने। इधर 0.36 AG की वैल्यू, ग्रॉस एरिया पहले ही निकाल लिया था डायमीटर अज्यूम करके। AC की वैल्यू आपने निकाली थी यहाँ पर, कहाँ पे निकाली थी, लेट मी चेक। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे AG की वैल्यू निकाली थी, सॉरी ASC की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.99 P इंटू AG। तो इसमें वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे। P हमने निकाला है फर्स्ट स्टार्टिंग में ही 0.89 है ना, तो 0.99 मल्टीप्लाई 0.89 मल्टीप्लाई AG, तो यहाँ पे रखेंगे तो AC हमको मिल जाएगा 69479.46। ओके, ये देखिए एरिया ऑफ कोर है। AC मतलब क्या, एरिया ऑफ कोर, कोर का डाया, तो वो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ कोर। ओके, एरिया ऑफ कोर मिल गया। FCK की वैल्यू है 20 और ये 415। तो जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमको S कितना मिल गया 47 mm। ठीक है, बहुत इजी है इसको भी सॉल्व करना। क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर -1 कर दो, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ का क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें S को यहाँ पे जाने दो और ये नीचे जाने दो, फिर इससे ब्रैकेट में लेके दोनों सॉल्व कर लो, तो आपका S निकल जाएगा, यानी कि स्पेसिंग निकल जाएगी। अब स्पेसिंग के लिए चेक देना है, तो स्पेसिंग के लिए चेक कैसे देते हैं, तो चेक फॉर स्पेसिंग यानी कि पिच, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 49 पे दिया है। देखिए हेलिकल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने लिखा है हेलिकल टर्न्स शैल नॉट बी मोर देन 75 mm, नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर ऑफ कॉलम, नॉट लेस देन 25 mm। देखो तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, पहला तो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, 1/6 ऑफ कोर डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे, तो मतलब 75 mm। फिर मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम उसने लिखा है 25, नॉर लेस देन का मतलब क्या कि 25 से कम नहीं होना चाहिए। नॉर लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्टील बार फॉर्मिंग द हेलिक्स, मतलब या तो 25 mm होना चाहिए या 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ हेलिकल बार। तो हेलिकल बार का डायमीटर हमने कितना लिया था इधर, ये देखिए यहाँ पे लिया था 1 स्पाइरल का 8 mm लिया था, है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 24। तो दोनों में से क्या 25 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे 25 से कम नहीं होना चाहिए और 75 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मतलब क्या, हमने जो निकाला है 47 वो करेक्ट है। क्या है क्राइटेरिया, 25 से कम नहीं होना चाहिए और 75 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो हमारा जो है वो बीच में आ रहा है 47, मतलब हमने जो निकाला है वो करेक्ट है। हैंस 47 mm स्पेसिंग इज़ करेक्ट, प्रोवाइड 8 mm फाइबर्स एट 47 mm सेंटर टू सेंटर फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट। ओके, तो ये आपकी डिज़ाइन स्टेप्स यहाँ पर पूरी हुई। इसके बाद में ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो है ये स्पाइरल्स है हेलिकल रेनफोर्समेंट का, ये बीच का जो पोर्शन ये कोर है, हमने 6 बार्स प्रोवाइड किए हैं 16 mm के। ठीक है, और 8 mm के, ये जो लाइन दिख रही है आपको 8 mm की, ये क्या है हेलिकल रेनफोर्समेंट का है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।